जय श्री राम मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं भारत पर हुए पहले मुस्लिम आक्रमण की। मित्रों, 647 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद भारत की एकता और अखंडता समाप्त हो गई। भारत अनेक टुकड़ों में बंट गया और उनके अनेकों राजा महाराजा थे जो अपने स्वार्थ के लिए आपस में ही युद्ध करते रहते थे और ईर्ष्या और द्वेष की भावना से शासन करते थे। कुल मिलाकर देश में अव्यवस्था और अशांति का माहौल था। कोई एक ऐसा शासक नहीं था जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे रख सके। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता है, वही कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। यह समाचार फारस तक पहुँचते हैं और वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम, इराक के खलीफा, अल-हज्जाज की आज्ञा लेकर भारत पर आक्रमण करता है। वो मकरान तट से होते हुए 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है। उस समय सिंध में प्रतापी राजा दाहिर सेन शासन कर रहे थे, लेकिन 10 दिन का युद्ध हुआ और दाहिर सेन युद्ध करते हुए मारे गए। मित्रों, उस समय किसी भी अन्य शासक ने राजा दाहिर सेन की कोई मदद नहीं की। कोई प्रतिकार नहीं हुआ मुस्लिम आक्रमणकारी का, बल्कि कई जगह तो इतिहासकार ये भी बताते हैं कि बौद्धों ने उसका स्वागत भी किया था, आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम का। अब भारत की तरफ ये अरब लोग आकर्षित क्यों हुए, इसके पीछे भी एक स्टोरी आती है कि उन्होंने भारत पर आक्रमण करने से पहले अपने कुछ गुप्तचर भारत में भेजे। पश्चिमोत्तर की तरफ से वो आए सिंध, और सिंध के नगरों का भ्रमण करते हुए वो गुप्तचर वहाँ के एक मंदिर में पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि सुबह और शाम के समय जब भगवान की आरती होती थी तो उस नगर के काफ़ी लोग स्त्री पुरुष मंदिर में पहुँचते थे, आरती में शामिल होते थे और फिर एक एक सोने का सिक्का, यही मुद्रा प्रचलन में थी, तो एक एक सोने का सिक्का एक बहुत बड़ी परात रखी जाती, उस परात में डालते। कुछ ही समय बाद वो परात सोने के सिक्कों से भर जाती। 2 आदमी उसको उठाकर नीचे मंदिर का जो तहखाना था उसमें डाल के आ जाते। यह रोज का क्रम था। इतना सोना था हमारे देश में और इतनी संपन्नता थी। गुप्तचरों ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मित्रों, अरब देशों में किसी तरह का उत्पादन नहीं होता था। वहाँ के लोग खानाबदोश थे और गरीबी में जीवन यापन करते थे, लेकिन वो बहुत बेहतर लड़ाका होते थे और हिंसक भी होते थे। और मोहम्मद बिन कासिम ने भी यही किया। उसने सिंध को खूब लूटा और यहाँ से बड़ी मात्रा में धन लेकर के चला गया और अपने खलीफा को समर्पित किया। इसके साथ साथ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि दाहिर सेन की 3 पुत्रियों को उसने बंधक बना लिया और अपने खलीफा की सेवा में भेज दिया। तो उस समय यदि भारत के अन्य शासक एकता का परिचय देते और दाहिर की मदद के लिए आते तो शायद ये आक्रमण विफल हो जाता। और ऐसी बात नहीं है कि 712 में ही पहला आक्रमण हुआ था, उससे पहले भी कुछ अरब खलीफाओं ने छोटे मोटे आक्रमण भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर किए थे, लेकिन उनको ज़्यादा गौर नहीं किया गया उन पर। और भारत के शासक अपनी ही कमजोरियों से हार जाते हैं, क्योंकि एक तो बाहर क्या हो रहा है, देश से बाहर क्या हो रहा है, ये भारत के शासक आंख मूंद के रहते थे और आपस में ही एक दूसरे से युद्ध करके और उलझे हुए रहते थे। और उसके बाद भी 712 का ये आक्रमण सिंध के साथ साथ पंजाब, मुल्तान को भी वो जीत लेता है। आखिर में उसकी भी दुर्गति होती है, मोहम्मद बिन कासिम की भी। लेकिन एक तरह से इस्लाम का प्रवेश इस समय भारत में हो जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से इस प्रवेश को नहीं कह सकते हैं। आगे चलकर 500 साल तक कोई बड़ा आक्रमण अरब लोगों की तरफ से नहीं होता है। 1200 ईस्वी में जाकर तुर्की आक्रमण होता है
और उस समय मजबूत इस्लामिक सत्ता भारत पर स्थापित हो जाती है, जो अंग्रेजों की सत्ता स्थापना से पूर्व तक चलती रहती है। तो यह पहला आक्रमण था भारत पर, इस्लामिक आक्रमण। उससे पूर्व अन्य विदेशी जातियां समय समय पर भारत की संपन्नता को, वैभव को देखकर आकर्षित होती थी, आक्रमण करती थी। लेकिन मित्रों, उस समय हमारे देश के जो प्राचीन भारत था हमारा, उसके जो महान शासक थे, उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। भारत का उस समय क्षेत्र भी काफ़ी लंबा चौड़ा था, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यह भारत में ही गांधार और कंबोज नाम से महाभारत काल से ही ये हिस्सा भारत का था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।